कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, जहां पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि बिजनेसेस हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। और उनमें से ही एक सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी में 17% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, और उसके ही 70% रूरल हाउस होल्ड जो हैं वो उस सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहा। चाहे मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, कहीं पर भी आपको ऐसा इशू नहीं देखने को मिला होगा जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कशन की गई हो, जहां पर यह देखा गया हो कि इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोरोना वायरस का कितना इंपैक्ट है, उसके बारे में आपको डिटेल डिस्कशन इतनी ज़्यादा मीडिया चैनल्स में नहीं देखने को मिली होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे कोरोना वायरस ने इंपैक्ट किया है, जो हमारी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है उसके बारे में मीडिया चैनल्स क्यों उसके बारे में बात नहीं करते। उसी के रिलेटेड मैं आज की वीडियो आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हालांकि पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी एक ऐसे इशू के बारे में मैंने बात की थी जिसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन मैं चाहता था वो जो चीज़ है वो आप सब तक पहुंचनी चाहिए, जिसके में हमने इन्वायरमेंट के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में भी मैं ऐसे ही बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसे इशू में जो मीडिया में आपको नहीं देखने को मिलता। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कोरोना वायरस ने हालांकि इम्पैक्ट तो डाला है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन आने वाला जो साल है, आने वाला जो दशक है, 10 साल जो आने वाले हैं, उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और आपको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, आप कैसे उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर हम कोरोना वायरस के इंपैक्ट के बारे में बात करें तो मेनली दो ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको इंपैक्ट हुआ है कोरोना वायरस का। सबसे पहला था, आप सबको उसके बारे में पता है, दैट इज लेबर अवेलेबिलिटी। लेबर की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को दिक्कत हुई, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सारा सीज़न था, जब मार्च अप्रैल का जो सीज़न था, उस समय हार्वेस्टिंग होती है रबी क्रॉप की, तो उस समय लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हार्वेस्टिंग होती है उसमें मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो चुका है, बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर्स है, कंबाइंस हैं, जिसकी वजह से जो सारा काम है वो किया जाता है, लेकिन मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमारा जो रबी सीज़न था, हालांकि उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन बाद में उसी समय आता है सोइंग सीज़न, जिस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कोरोना वायरस का, क्योंकि लेबर जो है वो मिल नहीं रही थी। कोरोना वायरस के चलते जो लेबर है वो अपने अपने घर पर लौट चुकी थी, और ये जो सारा काम है वो करती है मैनुअल लेबर। सोइंग का जो मेन काम होता है वो मैनुअल लेबर से ही किया जाता है, और ये जो काम करती है वो करती है माइग्रेंट लेबर्स। अगर हम पंजाब की एग्जांपल है तो पंजाब में मोस्टली ये जो पूरी फार्म एक्टिविटी होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, उसमें जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। और पंजाब के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ही ये थी कोरोना वायरस के चलते, उस समय हार्वेस्टिंग का सीज़न भी था, उस समय प्रोक्योरमेंट का सीज़न भी था, और उसके बाद सोइंग का सीज़न भी आना था। तो हमारे ये जो पूरा पंजाब बेल्ट है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इनको सबसे बड़ा झटका जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा वो इसी चीज़ का लगा था कि लेबर की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। लेबर की शॉर्टेज आने की वजह से ये जो पूरा मैनुअल लेबर जो मिल रही थी उसकी शॉर्टेज होने की वजह से जो उनकी डेली वेज थी वो बढ़कर 50% तक बढ़ गई थी। मतलब जो लेबरर्स काम कर रहे थे उन्होंने 50% ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे हमारे, उन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, और इसी के चलते जो फार्मर्स थे उनको डेली वेजेस ज़्यादा देने पड़े, और उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। सेकंड जो मेजर इंपैक्ट पड़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो था मार्केट अवेलेबिलिटी। सेकंड जो मेजर इंपैक्ट पड़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो था मार्केट। वहां पर मार्केट की अवेलेबिलिटी, मार्केट में डिमांड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। हालांकि डिमांड के बारे में अगर हम बात करें कम हुई थी, लेकिन उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आपको पता है इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट पूरा ट्रैवल बंद किया हुआ था उस समय। तो एक तरफ जो फार्मर्स थे उनको और ज़्यादा पैसा देना पड़ा अपने वेजेस के लिए, और उसी के साथ साथ जो उनकी डिमांड थी, उनकी क्रॉप की डिमांड थी, वो कम होती गई। तो मतलब उनको दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसी के साथ साथ जो और मेजर इंपैक्ट इनको देखने को मिला था वो था फर्टिलाइजर की शॉर्टेज, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस के चलते सब कुछ बंद हो चुका था।
टोटल लॉकडाउन चल रहा था, कोई भी शॉप्स नहीं खुली थी, तो उस समय जो फार्मर्स को मेजर इंपैक्ट हुआ वो था फर्टिलाइजर और सीड्स की शॉर्टेज का, क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं मिल रहा था, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, हार्वेस्टिंग नहीं होगी, सोइंग नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा देखने को मिले। इसके अलावा जो मेजर इंपैक्ट था एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो था फाइनेंशियल क्रंच। आपको पता है कि आज के समय में हमारे जो इंडिया के किसान हैं उनकी क्या हालत है, हमारी कंट्री में फार्मर सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है, उसी के साथ साथ कोरोना वायरस का आना तो और ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, क्योंकि जहाँ पर उनको डेली वेजेस भी ज़्यादा देने पड़े, वहाँ पर उनकी जो फसल थी वो भी नहीं बिक रही थी, और इसी के साथ साथ मेन दिक्कत जो आई थी वो आई थी फाइनेंशियल क्रंच की, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल मई में, उस समय जो फार्मर्स होते हैं जो उन्होंने लोन्स लिए होते हैं या गोल्ड लोन्स लिए होते हैं वो उनको चुकाते हैं, उसके बाद उनको फ्रेश लोन्स अगले सोइंग सीजन के लिए मिलते हैं। अब जब उनके पास पैसा नहीं होगा, उनकी जो फसल है वो बिक नहीं रही होगी, तो वो कैसे अपना पुराना लोन चुकाएंगे और नया लोन उनको मिलेगा। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी कि जो फार्मर्स हैं, जो हमारी कंट्री का इनफॉर्मल सेक्टर है उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर पे, तो वहाँ पर उनको हायर इंटरेस्ट रेट से पैसा मिलेगा, उनको लोन मिलेंगे, और उसकी वजह से जो उन पर डेट्स हैं, उन पर जो कर्जा है वो बढ़ता जाएगा। तो ये सब मिलकर हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कोरोना वायरस के चलते। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम नहीं खत्म होती, क्योंकि सोइंग सीज़न है, सोइंग सीज़न में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई मैनुअल लेबर के लिए, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। तो ये जो पूरा सोइंग सीज़न है इसको काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइज्ड किया गया। हालांकि कितना ज़्यादा मैकेनाइज्ड ये बड़े फार्मर्स ही कर सकते हैं, जो छोटा गरीब मजदूर है, गरीब फार्मर है, वो नहीं कर सकता। तो आने वाले समय में और ज़्यादा इम्पैक्ट हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। पास्ट में भी आपने देखा है कि कैसे जो फार्मर्स है उनको मार्केट नहीं मिल रही थी, तो उनकी जो फसल थी उन्होंने कैसे सड़कों पर गिरा। लेकिन मेन बात आती है यहाँ पर कि अगर कोरोना वायरस के चलते इनको इम्पैक्ट हुआ तो क्या आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, ये जो पूरा इम्पैक्ट हुआ है ये शॉर्ट टर्म है, हर सेक्टर को इम्पैक्ट हो रहा है, बिजनेसेस को इम्पैक्ट हो रहा है, एजुकेशन को इम्पैक्ट हो रहा है, तकरीबन हर सेक्टर को इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है जो आने वाले समय में आप सब ग्रैब कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहली जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाले समय में वो है फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए ऑलरेडी साइट कर दिए, जहां पर वो प्राइवेट मंडीज लगाएंगे, इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, इन सबको बढ़ावा देगी। 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए साइड कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं, स्पेशली फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। हालांकि यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है ये आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि अगर हम अपने इंडिया में स्पेशली बात करें, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा फार्मर है वो बेसिकली एक फार्मर ही है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये पैसा साइड किया है, जिसकी वजह से फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बढ़ेगा। सेकंड जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी फार्मर के लिए आने वाले समय में है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो है कनेक्शन ऑफ सप्लाई मार्केट। मार्केट में बहुत ज़्यादा हमें खलबली देखने को मिलती है, जहां पर हमारा फार्मर है उसको मार्केट नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, लेकिन उसको प्रॉपर मार्केट नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी जो फसल होती है उसकी अच्छे से बोली नहीं लगती और हमारे फार्मर के पास पैसा नहीं आता, जिसकी वजह से उन पर कर्ज चढ़ता रहता है। आने वाले समय में सरकार जो है वो यही कुछ करने जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा मार्केट के साथ, जिसकी वजह से उनकी जो फसल है वो और ज़्यादा रेट पर बिकेगी, और इसी के साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो इससे इनकी जो सेल है वो 2 गुना बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ इंडिया में तो हमने बात कर ली डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी सरकार जो है वो आने वाले समय में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रही है, जहां पर हमारे फार्मर्स जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, मतलब अपनी जो फसल है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। लास्टली दोस्तों, जो मेरी राय में बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में इस सेक्टर में हो सकती है, दैट इज सर्विस सेंटर। अब आप क्या देख रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत तेजी से मैकेनाइज्ड हो रहा है, बहुत सारी मशीनरी आ रही है, नई मशीनरी आ रही है,
लेकिन हर फार्मर ये मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नहीं खरीद सकता। इसी के चलते आने वाले समय में सरकार क्या करेगी, इसको इंसेंटिव्स देगी, जिसकी वजह से हर जो रीजन है, चाहे वो रूरल एरिया चाहे अर्बन एरिया, वहां पर सर्विस सेंटर खोल देगी, जहां पर बेसिकली एक पर्सन होगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करके वो डिफरेंट टाइप्स की मशीनरी खरीदेगा और उस मशीनरी को आगे वो फॉर रेंट छोटे फार्मर को देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसी के साथ साथ जो छोटा फार्मर है, जो गरीब फार्मर है, जो नहीं खरीद सकता इतनी मशीनरी, वो रेंट पर अपनी फसल को भी मैकेनाइज तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो आने वाले समय में ऐसे सर्विस सेंटर खुल जाएंगे। हालांकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी बेनिफिट होगा और इसके साथ साथ फार्मर को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसी के साथ साथ ये जो सर्विस सेंटर होंगे दोस्तों, मेरी राय में हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार ऐसी चीज़ें भी कर दे कि यहाँ पर ये जो सर्विस सेंटर होंगे वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन ऐप्स बनाई गई हैं फार्मर्स के लिए, उनके साथ उनको डायरेक्टली लिंक कर दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, जहां पर उनको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिलेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स की, कल्टीवेशन की, सोइंग की, हार्वेस्टिंग की, हर चीज़ के बारे में फार्मर को फ़ोन पर डिजिटली ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी इन सर्विस सेंटर्स के थ्रू। तो आने वाले समय में ये सभी चीज़ें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगती है या नहीं लगती। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रेजेंटली हम बात करें बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया आने वाले सालों में, तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, इंडिया में भी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो फार्मर है वो एक एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो दोस्तों मेरी राय में यही चीज़ें हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पता चला होगा कि कैसे हमारे कोरोना वायरस की वजह से हमारे फार्मर को कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और कैसे इस सेक्टर में आने वाले समय में बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगी है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरी ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन है, प्रेस करना मत भूलना फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।